हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ कोमल। वेलकम टू कैम्स क्लब। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट पढ़ना है हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट क्या इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद जाएंगे कॉलिजन थ्योरी पे। तो देखिए कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह से अफेक्ट करता है। हमने लास्ट वीडियो में एक डायग्राम स्टडी किया था जहाँ हमने एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। तो वही हम ग्राफ अब ड्रॉ कर रहे हैं। आप देखिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर क्या है रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने वाई एक्सिस पे लिखा पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे लिखा आपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखिए क्या आया, आपका जो ग्राफ आपने बनाया था कुछ इस तरह से आया था। आपका ग्राफ इस तरह से ग्राफ आया था आपका, ठीक है, ऐसे ही आया था ना। हमने कहा था ये एक्सोथर्मिक ग्राफ है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। इनके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा एच। यहाँ से जो डिफरेंस है ना, इसे हमने डिस्कस भी किया था, इसे क्या कहा जाएगा, डेल्टा एच। और ये नेगेटिव होता है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। आपकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं लेट से ये कह सकती हूँ कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी विदाउट कैटलिस्ट है। तो मैं ये लिख देती हूँ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। जब आपने कैटलिस्ट नहीं डाला है ये तब की एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हमारा काम तो कैटलिस्ट को पढ़ने का है। कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट एक न्यू अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, कैटलिस्ट एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। आपने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर दिया। तो आपका कुछ अब ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी, ये किसकी है, जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी कब है, जब आपने इसमें कैटलिस्ट डाला। यानी कि ये क्या है, EA विद कैटलिस्ट। जब आपने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट डालते ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, लोअर हो गई। तो इतना क्लियर हुआ। क्या किया, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर दिया, उसने एक न्यू अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड किया जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, लोअर डाउन हो गई। एक बात बताओ, देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट जो है डेल्टा एच को चेंज नहीं करता, यानी कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखो डेल्टा एच डिफरेंस वही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी वही है। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड इट ऑल्सो डज नॉट चेंज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट ने एक न्यू अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड किया। पहले एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट इतनी थी, आपने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट ने एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड किया जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन हो गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट आया। क्लियर हुआ इतना। देखो क्या यही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आपने रिएक्शन करा, आपका रिएक्शन क्या है, ए ने रिएक्शन करना है किसके साथ, बी के साथ। ए ने रिएक्शन करना है बी के साथ और आपने क्या डाला है यहाँ पर, कैटलिस्ट डाला। तो सबसे पहले क्या होता है, ए और बी कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये क्या बना, बीच का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह दीजिए या फिर क्या कह दो, इंटरमीडिएट कह दो। ये क्या है, ए और बी कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो गए, यानी कि ये क्या बन गया, बीच की स्टेट बनाई मैंने इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, इंटरमीडिएट स्टेट के बाद क्या हुआ, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गए, यानी कि ये रिएक्टेंट्स थे, ए और बी ने रिएक्ट करना था, कैटलिस्ट आपने डाला, वो कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हुए, इंटरमीडिएट बना और उसके बाद ये जाके क्या बन गया, प्रोडक्ट्स बन गए। और कैटलिस्ट जो वापस आप कैटलिस्ट जो है ये वापस क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। कैटलिस्ट क्या हो गया, वापस रीजनरेट हो गया, रीजनरेटेड। ठीक है, कैटलिस्ट एज इट इज वापस क्या हो गया,
रीजनरेटेड होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए मैं इसको और कोई एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि KClO3 है, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट है, इसके साथ रिएक्ट करते ही मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में क्या हुआ, ये पोटेशियम KClO में चेंज हो गया और ऑक्सीजन गैस यहाँ से O2 बाहर लिबरेट हुआ। क्लियर हुआ इतना, यहाँ से क्या हुआ, O2 बाहर लिबरेट हुआ। ठीक है, ये बैलेंस कर दिया मैंने यहाँ से। और भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हैबर प्रोसेस का अमोनिया का एग्जाम्पल, N2 + H2 गिव राइज टू NH3। ठीक है, क्या बन गया, यहाँ से बैलेंस कर देते हैं एक बार, यहाँ पे 2 या 3। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, हैबर प्रोसेस अमोनिया का। इस हैबर प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पे आयरन Al2O3। ठीक है, Al2O3। क्लियर हुआ इतना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कैटलिस्ट पे जाके एब्जॉर्ब हुए और अमोनिया बन गया। ठीक है, इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, KClO बना और ऑक्सीजन बाहर निकला। किसके, कौन कैटलिस्ट था यहाँ पे, मैग्नीज ऑक्साइड। ये हैबर प्रोसेस का एग्जांपल दिया। अब कैटलिस्ट कौन है, आयरन भी हो सकता है और ये Al2O3। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। मतलब कि समझने की बात क्या थी कि A और B रिएक्टेंट है, उसने कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो गए। आप कुछ भी ये मान लीजिए कि C कैटलिस्ट है, ऐसे लिख दो कि C कैटलिस्ट है, तो ये यहाँ से ही क्या हुआ, C कैटलिस्ट जो है आपका जाके A और B कैटलिस्ट C के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो गए, इंटरमीडिएट बना और कैटलिस्ट जो C कैटलिस्ट था वापस एज इट इज रीजनरेट होके बाहर निकल गया। जैसे यही था ना, A और B C कैटलिस्ट था, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। समझने की बात क्या थी, कैटलिस्ट एक न्यू अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, आप P ब्लॉक में करेंगे ऑस्टवल्ड प्रोसेस का, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, उसमें भी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे मैंने एक हैबर प्रोसेस का एग्जांपल लिखा, ऐसे ही निट्रिक एसिड के लिए है एक रिएक्शन, उसमें भी क्या है, कैटलिस्ट विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट आप रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आगे आप P ब्लॉक में स्टडी भी करेंगे और किया भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, कोलिजन थ्योरी। चलिए अब करते हैं कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स व्हेन दे विल डू द कोलिजन। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा तभी केमिकल रिएक्शन अकर होगी। ठीक है, बट इफेक्टिवली अगर हम देखें तो हर एक कोलिजन की वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ओनली इफेक्टिव कोलिजन की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी इफेक्टिव कोलिजन विल लीड टू अ प्रोडक्ट, इनइफेक्टिव कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि दो कंडीशंस हैं हमारे पास ज़रूरी जो केमिकल रिएक्शन को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। ठीक है, कौन सी दो ऐसी कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन को प्रोडक्टिव बना सकती है, यानी कि कोलिजन हमारा इफेक्टिव हो और जिसकी वजह से प्रोडक्ट बने। तो पहली कंडीशन ये है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स have sufficient kinetic energy to cause a chemical reaction, ठीक है, क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है, मैंने क्या बोला, अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन तभी होगी इफ़ दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तभी केमिकल रिएक्शन अकर होगी। लेट्स से मैंने आपको बोला ए ने BC के साथ रिएक्शन करा, ए जब BC के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि इमेजिन करो यहाँ A का मॉलिक्यूल है, ये BC इकट्ठा है साथ में B और C, A जब B से जाके टकराएगा तो प्रोडक्ट हमारा AC कब बनेगा,
जब AC कब बनेगा हमारा, जब BC से जाके टकरा रहा है, इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि A जो है सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी अगर उसके पास है तो वो BC के साथ जाके टकराएगा और A और C बॉन्ड बना देगा और B बाहर निकल जाएगा। इफ़ दे हैव प्रॉपर सफिशिएंट एनर्जी तभी हमारी केमिकल रिएक्शन अकर होगी, यानी कि प्रोडक्ट्स बनेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स must have प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जब टकरा रहे हैं तो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो वो भी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। समझ में आया? यानी कि कोलिजन हमारा प्रोडक्टिव कब होगा, केमिकल रिएक्शन कब अकर होगी, इफ दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, ठीक है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, लेट्स से इसी चीज़ को मैं समझने के लिए एग्जाम्पल लूँ। मैंने लिया ब्रोमो मीथेन का एग्जाम्पल लिया, प्लस इसके साथ बेस ने रिएक्ट करा तो आपका क्या बनता है, CH3OH प्लस Br माइनस, यही बनता है। तो देखिए मैंने बनाया यहाँ पे CH3Br बनाया प्लस बेस OH माइनस आयन बेस है। इसकी पहला स्टेप बनाती हूँ अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है, नीचे बनाऊंगी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये लिखा मैंने प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन किस तरह से होगी, OH माइनस प्लस CH3Br, इस तरह से ये इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक है, अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है इसकी, नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि बीच की स्टेज, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच की स्टेज को हम इंटरमीडिएट कहते हैं, यानी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, कुछ बॉन्ड ब्रेक होती हैं, कुछ बॉन्ड फॉर्म होती हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे दिखाया डॉटेड लाइन से OH, डॉटेड से ही Br दिखाया, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, यहाँ से CBr बॉन्ड ब्रेक डाउन होने लगेगी, C और OH बॉन्ड बनने लगेगी। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर, CHHOH प्लस Br माइनस। ठीक है, अगर मान लीजिए इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में देखिए क्या होगा, ये इस तरह से इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब आपको ये पता है यहाँ पर यहाँ पे Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज या डेल्टा प्लस। अब देखो ये आपस में क्या है, रिपेल करेंगे ये आपस में, तो दैट विल नॉट लीड टू प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिपेल करने लगे। यहाँ पर इनकी क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन थी तो प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन थी तो क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ब्रोमोमीथेन ने OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करा, इफ़ दे हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन दैट विल लीड टू अ प्रोडक्ट, इफ़ दे हैव इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन दैट विल, ये आयंस आपस में रिपेल करने लगेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो कोलिजन को प्रोडक्टिव बनाने के दो तरीके हैं, क्या कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो आपस में दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्ट। If they don't have sufficient kinetic energy to cause a chemical reaction, that will not lead to a product. And also they have proper orientation, that will lead to a product. इतना clear हुआ? चलिए अब देखिए अब on account of collision theory, reaction rate depends upon three quantities. ठीक है, मैंने क्या बोला है, on account of collision theory, reaction rate depends upon
3 क्वांटिटीज़, 3 क्वांटिटीज़, 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। कौन कौन से 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है? Z इंटू पी इंटू एफ। अब ये है क्या? Z इंटू पी इंटू एफ, ये है क्या? देखिए, Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना कोलिजन हो रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। सेकेंड क्या है? पी। पी क्या है? हमारा कोलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन with proper orientation, with proper orientation, fraction of collision with proper orientation। थर्ड जो फैक्टर है वो है F। इसका मीनिंग है molecules which possessing sufficient kinetic energy to react। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? molecules which possesses sufficient kinetic energy, which possess sufficient kinetic energy to react। क्लियर हुआ इतनी बात? तो देखो, ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारी कोलिजन थ्योरी। Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितना कोलिजन हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में, उसे बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन हो रहा है तो उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। कितने फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन वे में हो रहे हैं। तीसरी चीज़, जो मॉलिक्यूल्स, क्या उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है। पहले तो आपने मल्टीप्लाई किया किससे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में है। सेकेंड आपने क्या किया, यानी कि कितना कोलिजन आपका हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में। कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन है, मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका क्या बना? पूरा जो आपका रेट लो, जैसे अरेनियस इक्वेशन था आपका K इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन RT, इस तरह से था ना। तो यहाँ पे क्या बन गया? K इक्वल्स टू P Z E की पावर माइनस EA अपॉन RT, यहाँ पर आपका ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे P क्या है? पहले बात तो Z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। P क्या है आपका? प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन with proper orientation, with proper orientation। और यहाँ पे क्या है आपका? ये जो फैक्टर है E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये है हमारा मॉलिक्यूल्स विच पोजेसिंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स विच पोजेसेस sufficient kinetic energy to react। ठीक है, और आपका यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस कांस्टेंट एंड T इज अ टेम्परेचर। R है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर, R है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट बन गया K इक्वल्स टू पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्लियर हुआ इतनी बात? इतनी बात क्लियर हुई? तो देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। कोलिजन थ्योरी ने जो बातें कही कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्ट। यहाँ पे ये लिख लो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्ट। इतना समझ में आया? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोलिजन आपका क्या था? कोलिजन थ्योरी इन चीज़ों पर डिपेंड करती थी। किन किन चीज़ों पे? 3 क्वांटिटीज़ थी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वन इज कितना फ्रैक्शन में कोलिजन, कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं यानी कि जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है रिएक्ट करने के लिए। तो वहाँ से हमने ये बना दिया K इक्वल्स टू पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। पी फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एक्टिवेशन एंड फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्ट। इतना क्लियर? तो यहाँ तक हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। And if you like this lecture, then subscribe my channel. Thanks a lot.